हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर। आपको पता है कि दिसंबर में जो टीचिंग का जो पेपर होने वाला है EMRS का, साथ साथ में BPSC का भी फेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का। तो इसके मद्देनज़र हमने ये सोचा कि जो मैं आपको बोर्ड पे मैनुअल बोर्ड पे जो पढ़ाता हूँ उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आ नहीं पाते हैं और 14 ज़्यादा ज़्यादा मैं 12 से 14 क्वेश्चन में ही टाइम समाप्त हो जाता है। तो मेरा बस प्रयास है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना, जैसे कि मैंने नोट्स बनाया है और नोट्स के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, ताकि मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन मेरे जो जीएस है उसके थ्रू आपको उसमें आ सके। आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कॉम्पिटिशन में आप उसको पढ़ कर के ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सफलता के नज़दीक आप जा सकते हो। तो मेरा प्रयास है कि करीब-करीब 100 एमसीक्यू जो जीएस में होगा, चाहे हिस्ट्री से हो या पॉलिटी से हो या ज्योग्राफी से हो, कोशिश मैं करूँगा कि 100 एमसीक्यू जिस दिन मैं जिस पार्ट्स को लेकर, जैसे हिस्ट्री आ जाए या कोई किसी दिन पॉलिटी है, किसी दिन स्पोर्ट्स है, किसी दिन कल्चर है, तो उसमें 100 क्वेश्चन मैं पर डे कराऊँ। तो इसके लिए ये है कि हमसे वही बच्चे जुड़ पाएँगे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको पढ़ना है। मतलब मेरा ये फ़ोकस है कि आप वीडियो सिर्फ़ देख कर के तो आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। आपको ये है कि वो चीज़ आप चाहें तो आप लीड लाकर भी आप देख सकते हो और लीड से आप सुन सकते हो, आप लीड ला कर के कान में। तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जीएस का जो पार्ट्स है ख़त्म कर पाऊँ, समाप्त कर पाऊँ। और मेरा ये कोशिश होगा, जैसे 1 महीना टाइम है बीपीएससी का या EMRS का, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खत्म हो जाए, पूरा जीएस। कोशिश मेरी होगी, क्योंकि 1 महीना में अब ज़्यादा हम क्या हेल्प कर सकते हैं बच्चों को। तो इसी के मद्देनज़र हमने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने मैं रखूँ और आप उसको लर्न करें और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप सफलता हासिल करें। तो चलो मैं आज से शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है। और जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि द गुरुकुल लर्निंग 772 है, उसको आप यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करके आप मेरा जो जीएस है उसका पार्ट्स पढ़ सकते हैं। पार्ट्स मतलब कि मेरा ये है कि जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या साइंस, जनरल साइंस है, या इसमें वो भी है कि जैसे कोई बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अभी हरियाणा रीट आ रहा था जी, उनका क्या होता है 100 नंबर और 60 नंबर का एसएसटी होता है, तो एसएसटी भी उसी में आता है। एसएसटी वाले जो बच्चे हैं उनका वो भी क्वेश्चन, जो सीटेट वाले बच्चे हैं उनका करीब करीब जो एसएसटी का जो पोर्शन है इससे क्लियर भी हो जाएगा, एमसीक्यू वाला। तो जो भी है, सीटेट हो या एस्टेट के बच्चे हों या अभी अभी कुछ दिन के बाद एसएससी सीजीएल का मेन एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी जीएस रहता है, करंट अफेयर जीएस रहता ही है। तो उन सब बच्चों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और आप लोग पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब बेनिफिट लें। इसके लिए यही है कि आपको सर्च करें द गुरुकुल लर्निंग 772 को, यानी सब्सक्राइब करें। तभी आप जल्दी से, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब क्या है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए नहीं पढ़ पाओगे कि चैनल तो बहुत सारे हैं, है नहीं? बहुत सारे पर मैंने ये भी कहा कि मेरे से और से भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, 1 महीने के अंदर में जीएस का अगर हम रिवीजन कर सकते हैं एमसीक्यू के थ्रू, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और सर्च करके यूट्यूब पर द गुरुकुल लर्निंग 772 को सर्च करके आप सारे जो जीएस का जो पार्ट्स है सारे पार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने आज रखा है कि इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें तीनों हिस्ट्री होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जैसे कि जो प्राक काल का जो हिस्ट्री है और जो मध्यकाल का है और जो आधुनिक काल का है, तीनों हिस्ट्री को इसमें हमने मतलब संगम किया है। उसका शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर एमसीक्यू के थ्रू। तो जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करूंगा मैं कि इस 1 महीने के अंदर में पूरा जो जीएस है उसको मैं अच्छी तरह से आपके सामने रखूं और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देख करके आप उसको लीड ला कर जैसे भी हो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। तो इसी में एक छोटा सा प्रयास है। चलो मैं शुरू करता हूँ, है नहीं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको इस चीज़ का मैंने बताया भी है, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है कि जो यूनानी इतिहासकार था प्रथम, वो कौन था? यूनानी इतिहासकार प्रथम जो था कौन था? तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि हेरोडोटस जो था
वह प्रथम यूनानी इतिहासकार था, उन्होंने ही इतिहास लिखा था और उनको जनक भी कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत है। हेरोडस जो थे प्राचीन सबसे प्राचीनतम इतिहासकार में नाम है। तो अगर क्वेश्चन रहे कि पेपर में कि प्रथम यूनानी इतिहास का कौन था, तो आपको गोला में क्या मारना है, गोला में लगाना है आपको हेरोडोटस को लाकर आपको गोला मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बढ़ते हैं, आपको यह है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिगत साक्ष्यों पर आधारित है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने क्या कहा था? इतिहास के समस्त जो निष्कर्ष होते हैं युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो गोला में आप क्या लगाओगे? हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस, उनका भी वही नाम है जो सबसे प्रथम इतिहासकार थे। ठीक, नेक्स्ट ये है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास बड़े संघर्ष का इतिहास है? मैंने आपको बताया था किसका कथन है, कार्ल मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो समस्त इतिहास जो है ना बड़े संघर्ष का इतिहास है पूरा। तो ये किसका कथन है? कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आप बढ़ते हैं, उसमें यह है कि किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? मार्क्स ने किया था। द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। इस क्वेश्चन को आपको लर्न कर लेना है, आपको बार बार वीडियो सुनना है, जिससे क्या होगा कि सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी हो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? सिले ने कहा था। सिले ने क्या कहा था? इतिहास विगत की राजनीति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था? तो ये बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था कि जो समस्त इतिहास है समकालीन इतिहास है। तो इसमें हमने कोशिश किया है कि जो भी आपका प्राक इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, जो मध्यकालीन है और जो आधुनिक है, सबका आपको पूरा का पूरा संगम मिलेगा आपको इस नोट्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें यह है कि विक्रम जो संवत है आरंभ कब हुआ? विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो हुआ था ये 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासन काल में सन 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कनिष्क जो सम्राट था उसके शासन काल में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। किस पर है? शक संवत पर आधारित है जो नेशनल कैलेंडर है इंडिया का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है कि किसे एक नए संवत चलाने का यज्ञ प्राप्त है? किस सम्राट ने एक नया जो शक संवत चलाने का प्रयास किया था? उसका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाने का प्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। उसमें यह है कि विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? क्योंकि जो पेपर्स होते हैं क्या होते हैं, आप जैसे आरआरबी के पेपर है, एसएससी के पेपर है, हर तरह के पेपर होते हैं, कलर्कल ग्रेड के पेपर्स होते हैं, उसके बाद पीसीएस लेवल के होते हैं। इसमें आपको सारे का संगम मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस इजी से भी है और मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इस नोट्स में। तो विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो उसमें आपका बताएंगे 135 वर्ष। 135 वर्ष का अंतर है किसमें? विक्रम संवत और शक संवत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पुरातत्व में अस्तर विनाश पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या है? पुरातत्व में जो अस्तर विनाश पद्धति है किसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आप बताएंगे, आप गोला लगाएंगे भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप जो है वो क्या करता है? पुरातत्व में अस्तर विनाश पद्धति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ हुआ, अस्थि हुआ और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है? जैसे काष्ठ हुआ, लकड़ी हुआ या हड्डी हुआ या शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। कार्बन 14 जो पद्धति है ये पुरातत्व जो वैज्ञानिक होते हैं प्रयोग करते हैं कार्बन 14 का। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग
जो आयु है निर्धारण हेतु प्रयोग होती है जीवाश्म के लिए। जीवाश्म के लिए क्या प्रयोग होती है? जीवाश्म के लिए प्रयोग होती है कार्बन डेटिंग। आयु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है कार्बन डेटिंग। इसमें किसका प्रयोग होता है? तो जीवाश्म के लिए। अच्छा, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है लेखन का। लेखन का प्रमाण किसमें मिलता है? तो लेखन का प्रमाण जो मिलता है सिंधु सभ्यता में, इसीलिए इसको आद्य इतिहास भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का आद्य इतिहास सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या मिलता है? लेखन का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटा था? मैंने आपको इसका पहले भी वीडियो में बताया था, नाम था सिल्लेरियस। सिल्लेरियस जो इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राक, माध्य और आधुनिक। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसमें यह है कि किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल-बरूनी जो इतिहासकार है उन्होंने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ऐतिहासिक स्रोत। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, मैंने पहले भी आपको बताया है, त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वह क्या है? वह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक भी है क्या है? बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मिलिंद पंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। याद रखना आपको, जो नागसेन जो है नहीं, वह राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह तुलना की जा सकती है किससे? मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसमें आप लोग गलती मत करना क्योंकि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें राजनीतिक जो नीतियां हैं उस पर, उसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है। उसमें ये बात आप लोग कर देना कि आर्थिक जीवन पर, क्योंकि कौटिल्य किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता ही है नहीं? अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक जो नीतियां हैं उसके लिए उन्होंने प्रकाश डाला है। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तो उसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले कराया भी है। अष्टाध्यायी जो है किसके द्वारा लिखी थी? था पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। जो कालिदास द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्र, नाटक का नायक कौन था? कहता नाटक का नायक कौन था? तो नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? वान भट्ट के द्वारा। मैंने इसको आपको पहले वाला एपिसोड में अभी वीडियो में बताया था। वान भट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? वान भट्ट ने लिखा था हर्षचरित को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैंने आपको बताया, इसको पहले भी बताया, मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज प्रथम विदेशी यात्री था जिन्होंने भारत का सबसे पहले दौरा किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक का वर्णन किया है उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्रियो। नेचुरल जो हिस्ट्रिया है, नेचुरल हिस्ट्रिया वो प्लिनी की पुस्तक का नाम है। फयान कहाँ का निवासी था? आप जानते होंगे फयान कहाँ का निवासी था? फयान चीन का निवासी था जो भारत का दौरा किया था। फयान किसके शासन में भारत आया था? फयान जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में भारत आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था उसका नाम ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग जो था उस समय जो आया था वह किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी जो था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। महमूद जो गजनवी था शासक, उसके शासनकाल में अल-बरूनी क्या था? इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यात्री
इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्को कहाँ पे आता है? अफ्रीका में पाया जाता है। तो यात्री जो है इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये मोरक्को से आया था। दक्षिणी दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखना आप, जो दक्षिण अफ्रीकी यात्री है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मैंने पहले भी आपको इस क्वेश्चन को करा रखा है। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? किस विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया था? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें नाम कौन है? उनमें नाम है दयाराम साहनी का और राखाल दास का। दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी, ये दो नाम है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई का प्रभारी उनको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? जो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं, कौन सा 4 वैदिक देवताओं? इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एशियान माइनर स्थित बुर्गोस का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज वह कौन था जिसने अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? उस लिपि का नाम था खरोष्टी लिपि का नाम था, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के काव्य जो शैली है उसका प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो उसका नमूना जो मिलता है रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? वह कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह जो अभिलेख है महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ का अभिलेख। जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। कहाँ का? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग का जो अभिलेख है उसमें उपलब्ध है। क्या चीज? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है वह प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें दिल्ली के मेहरौली में आप जानते हैं कुतुब मीनार का नाम बहुत फेमस है, तो उसी के बारे में दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। कुछ लोग बताते हैं वह हिंदुओं का हिंदू राजा थे उसने बनवाया था, और कुछ ये दावा करते हैं कि मुस्लिम शासकों ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो आप ये देख लो कि दिल्ली के जो मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसको कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है, और उसके जो प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ है किसकी स्मृति में है? वो चंद्र की स्मृति में है। चंद्र, याद रखना, चंद्र की स्मृति में वो क्या बना हुआ है? कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन जो अभिलेख का जो संबंध है शासक का नाम है भानुगुप्त। एरन अभिलेख का एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी।
और किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कौन था वो? कुषाण शासक ने। कुषाण शासक ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो पूछ सकता है आप, तो क्या गुलाव लगाओगे? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा को प्राचीन काल में लोग किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे स्वर्ण भूमि। स्वर्ण भूमि बर्मा का प्राचीन नाम था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी है? लैटिन भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? या अरबी भाषा में लिखा गया है। कहाँ का इतिहास है ये? चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो क्या आप गोल लगाओगे? अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? ये मागध का व्यवसाय था, जिसको आजकल हम लोग मगध कहते हैं। बाद में मगध पढ़ा था, पहले सबसे पहले मागध लिखा जाता था। तो भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास है, उसके जो इतिवृत्तों है, राजवंशीय इतिहास तथा जो वीर गाथाओं का कंठस्थ करना, ये किसका व्यवसाय था? ये मागध का व्यवसाय था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है उसमें पता चला है। पुलकेशियन सेकेंड का जो एडोल अभिलेख है उसमें महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख मिला है। रबातक अभिलेख संबंधित है किसे? जो रबातक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस, जो यूनानी प्रथम इतिहासकार था। देख लो, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का उद्वाचित किया था। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। मैंने आपको पहले इसका बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे, उसमें यह है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में जो हथनौरा है वहां से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी में जो हथनौरा है वहां से होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ है। किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव, दो पैर का, किसको कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये प्राक इतिहास से संबंधित है। जो सबसे पहला इतिहास था उसमें ये सारा चीज आपको मिलेगा। तो प्राचीनतम द्विपद मानव किसे कहा जाता है? पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। सबसे पहले आंख की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। सबसे पहले आंख की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन। मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया था। आधुनिक मानव के हाल का जो पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य जो था आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहां से प्राप्त हुआ है? हथनौरा से। याद रखना यार, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिलता है? तो हथनौरा से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना जो था पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था।
पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग जलाना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी से। ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाण काल जो संस्कृति है उसको फलक संस्कृति कहा जाता है। किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल जो संस्कृति है उसको क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? बागौर से। पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, मेसोलियन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कहेगा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप किसके ऊपर लगाओगे? गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से। याद रखना, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से। बड़ी कोशिश है कि 100 क्वेश्चन आपको मैं पर डे कराऊं इंपोर्टेंट नोट्स के साथ, जब भी मैं लाऊं, यानी और सारी चीज आप जैसे भी हो आप उसमें आधा घंटा 40-45 मिनट लगता है, क्योंकि एक महीने में हम क्वेश्चन खत्म करने हैं। कोशिश है जो MCQ है GS का वो मैं खत्म करूं ताकि बच्चों को ज्यादा मदद मिल सके। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। बार बार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो जो स्थल है ये भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका से सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान जो मनुष्य संस्कार करता था, है नहीं, तो उसमें समाधान के प्रमाण कहां से मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से। लेखनिया शिलाश्रय फर्स्ट से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? जो पाषाण युगीन जो पत्थर का युग था, लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? तो कुत्तों को पालतू बनाया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो सबसे पहले मानव ने जो खोज किया था गेहूं को खोज किया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? वह गेहूं था। किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के लिए सर्वप्रथम प्रमाण मिला है? मेहरगढ़। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है। किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से। बेलन घाटी से क्या मिला है? धान जिसे चावल होता है नहीं, जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजाति का वहां से साक्ष्य मिला है। कहां से मिला? बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा। उत्तर प्रदेश के कुलडीहवा में जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य है वहां से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी में। कालपी में मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है, जगह का नाम क्या है? कालपी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम से। बुर्जहोम से प्रमाण मिले किसका? नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम से। किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गुफ राल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे उसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ये कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति है।
कहाँ का है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। गर्त निवास किस संस्कृति का, याद रखना, गर्त निवास है किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का यह लक्षण है। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति के से संबंधित है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से क्या संबंधित है? राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? ये दक्षिण भारत से है। चाक जानते हो, जिसपे मिट्टी के मूर्तियां तैयार किया जाता है। चाक का जो आविष्कार हुआ था, मानव के तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। ये किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। चाक का जो आविष्कार हुआ था किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त धातु था वह तांबा था, कॉपर जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार जो है ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रागैतिहासिक काल का जो स्थल है आहार या ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो महापाषाण काल जो संस्कृति है, महापाषाण काल जो संस्कृति है हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। ये महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचय कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। दक्षिण भारत बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है कहाँ? लौह काल से। उस समय क्या था? लौह काल था। जो दक्षिण भारत है बृहद पाषाण संबंधियां संबंधित है किसे? लौह काल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है ताम्र निधि भंडार संस्कृति मृदु भांड रूपों में किससे संबंधित है? ये गेहुए चित्रित मृद भांड संस्कृति से संबंधित है। ताम्र विधि या भंडार संस्कृति मृदु भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? ये गेहुए चित्रित मृदु भांड संस्कृति से संबंधित है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? भारत में जो पुरातात्विक जो चूल्हे हैं, प्राचीनतम जो चूल्हे हैं, उसका पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला है? ये बिलासुर ग्राम से मिला है। कहाँ से मिला है? बिलासुर ग्राम से मिला है। किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। पशुपालन के जो प्रमाण कहाँ से मिले? बागौर से। याद रखना, किस स्थल से मध्यकालीन काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर से। भारत में किस नवपाषाणिक स्थलों को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? लिंग सुगुर को। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सृजित किया गया है? लिंग सुगुर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन होमो सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वह नाम नहीं है। होमो सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने खोजा था। जो भीमबेटका है उसको किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका को खोजा था। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? किस युग के दौरान भारत में शुतुर पाए गए थे? तो पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आपका जो पेपर है बीपीएससी का जो एग्जाम है या अभी जो सीजीएल का पेपर फाइनल होने वाला है, या आप देख रहे हैं जो अभी जस्ट जो ईएमआरएस का पेपर होने वाला है और रेलवे का भी होने वाला है, तो ये जो पेपर है इसमें जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप ले सके। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 100 एमसीक्यू आपको हर जीएस के पार्ट से पर डे में लेकर आऊं। जैसे कभी हिस्ट्री हुआ, कभी पॉलिटी से हुआ, कभी स्पोर्ट्स से हुआ, कभी जनरल साइंस से हुआ, कभी जियोग्राफी से हुआ। तो 100 एमसीक्यू लाने का कोशिश मैं इसलिए करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्जाम में, जब होने वाले एग्जाम में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएस का क्वेश्चन आप करके आए। इसके लिए आपको जरूरी है कि जो हमारा जो चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको सब्सक्राइब करें और आप सर्च करें। आप इसको सर्च करके आप जो मेरा टॉपिक है, अगर आप किसी दिन मिस कर जाते हैं
कभी कभी क्या होता है, आप किसी काम में लगे हुए हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, तो आपको द गुरुकुल लर्निंग 772 इसको आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, और उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। या अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं द गुरुकुल लर्निंग 772, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तब भी आपको ये जो टॉपिक है पर डे का 100 MCQ जीएस का, वो आपको मिल जाया करेगा। इससे क्या होगा, आपको जहां से भी आप दूसरे जैसे पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें 70% क्वेश्चन आपको जीएस के द्वारा जो एमसीक्यू का होगा हमारे चैनल से आपको मिल जाए, तो अच्छी बात होगी। तब जब आपको पेपर करके आओगे और आप हमें कमेंट्स में आप ये बताओगे कि जो आप करके आओ उसमें कितने क्वेश्चंस आपके मैच किए हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, उन बच्चों के लिए प्रयास है ये, जो बच्चे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कोचिंग में जाने के लिए, या जो गांव के दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि काम के साथ साथ अपना कंपटीशन की भी तैयारी करें, तो उसके लिए मेरा एक सा प्रयास है। इस प्रयास के लिए आप द गुरुकुल लर्निंग 772 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।